Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, welcome to testbook.com. So this is time to discuss about the constitutional bodies of India according to Indian Constitution. कौन सी constitutional bodies हमारे कंट्री में, उनके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंदर, जो वीडियोस आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हमारे की कौन से बॉडीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वेरी शॉर्टली विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट हेड, उनके आर्टिकल्स और उनके बेसिक फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ओबीसीज, देन कैग की हम लोग बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल एज वेल एज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स एंड द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो 10 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट देम। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की बात करते, के वेणुगोपाल साहब हमारे अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल नंबर 76 इसके लिए क्रिएट किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ये एक और पोस्ट होती है जो अटॉर्नी जनरल के तरीके से ही काम करेंगे, पर इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं होता है। नो, अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी, के वेणुगोपाल साहब की जिम्मेदारी यह है कि इंडिया के सारे कोर्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केसेस को हैंडल करना, केसेस को कैरी आउट करना। तो जो भी कोर्ट केसेस होती है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के वेणुगोपाल साहब रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनका वर्क होता है। नाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेजेस इनको दिए जाते हैं। ही कैन सिट, ही कैन टॉक इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, बट ही कैन नॉट वोट इन ओवर देयर। नाउ ही होल्ड्स द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तब तक वो उस पोस्ट के ऊपर रह सकते हैं। तो देयर इज नो एज फैक्टर इन दिस अटॉर्नी जनरल पोस्ट। वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने एडवोकेट जनरल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 165 इसके लिए क्रिएट किया गया है। नाउ एवरी स्टेट हैविंग देयर ओन एडवोकेट जनरल्स, और वो वहां के गवर्नर के विश के या उनके प्लेजर के हिसाब से वहां पे काम करेंगे। वो भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे बॉडी की तरफ जाएंगे, हम विल टॉक अबाउट द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 के तहत ये पोस्ट है जिसको डिफाइन किया गया है। नाउ 6 साल तक इस पोस्ट पे आप काम कर सकते हो, या फिर 65 के एज तक। दो में से जो भी चीज पहले आएगी तब आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या आपको रिटायर होना पड़ेगा। इनको रिमूव भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट से। इनको रिमूव करने की सेम टेक्निक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए होती है। मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव देम, बट यहां पे पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इनको रिमूव करने के लिए, जिसको रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रोसीजर होता है सेम यहां पे फॉलो किया जाएगा। वंस यू बिकम द कैग, आप वापस उसी पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो है। अब इनका काम क्या होता है देखिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं, इन सब के ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी इनके हाथ में होती है। या एडवाइजरी फंक्शन के अंदर भी काम करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एडवाइस मांगा रिगार्डिंग द अकाउंट्स, देन ही विल हेल्प देम रिगार्डिंग द सिनारियो। ये काम होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ मनी इज स्पेंड, कहां पे पैसा खर्च किया गया, उसका प्रॉपर ऑडिटिंग, उसका प्रॉपर एनालिसिस ये पोस्ट करती है। 2G स्कैम्स जैसे या कोल स्कैम जैसे बड़े बड़े स्कैम्स है, ये कैग की वजह से ही इंडिया को देखने को मिले थे। आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 324, वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी के। नाउ 324 ने डिफाइन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नाउ यहां पे 3 लोग रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा साहब, उनका फोटो आप देख सकते हो के। नाउ सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार, ये 2 और ऑफिसर्स है। सो 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे हमारे पास, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनके अंडर सारा काम किया जाएगा। तीनों की वर्किंग कंडीशन सेम है, तीनों की सैलरी सेम होगी, बस एक पोस्ट है जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे। यहां पे भी 6 साल का टेन्योर रहेगा, 65 के एज तक, और 65 के एज तक आप काम कर सकते हो कि फर्दर अपॉइंटमेंट यहां पे हो सकती है जो कैग पे नहीं हो सकती थी। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आपको पता है, इंडिया के सारे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट्स एज वेल एज द एमएलएस के इलेक्शंस ये लोग कैरी आउट करवाते। पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन, विच पार्टी इज नेशनल पार्टी, विच पार्टी इज स्टेट पार्टी, ऑल दोज थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय देम। सो फेयर and free elections in India is the responsibility of the Election Commission of India. आगे बढ़ेंगे, we'll talk about the Finance Commission.
फिलहाल न्यूज में चल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया। एनके सिंह साहब का फोटो आप देख सकते हो। नाउ फाइनेंस कमीशन इज हैविंग द चेयरमैन, 4 और मेंबर्स यहां पे होते और लाइक दे विल वर्क अप टू द लाइक 5 इयर्स का टेन्योर इनके लिए रहेगा। 5 साल के हिसाब से अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। ये बॉडी परमानेंट एंगल में काम नहीं करती है। बाकी जितनी बॉडीज देखी वहां पे चेयरमैन ये 6 साल के लिए काम करेंगे, बट द इंस्टीट्यूशन विल बी देयर। बट दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट द परमानेंट, इट इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन जो अपना रिपोर्ट बनाएगी, प्रेजेंट करेगी। नाउ रिपोर्ट में अगर एक्सटेंशन देना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन गिव देम द एक्सटेंशन। जैसे इस बार फाइनेंस कमीशन को एक्सटेंशन मिला था अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए। नाउ व्हाट दे विल डू, इंडिया में जो भी टैक्सेस का सिनेरियो होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जो भी मनी का डिवीजन रहेगा, जो भी फाइनेंस का एंगल्स रहेंगे, इन सब के बारे में रिपोर्ट क्रिएट करना, इसके ऊपर एनालिसिस करना और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरीके से इंडिया में फाइनेंस को हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से इंडिया में मनी का डिवीजन रहेगा बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल एज द ग्राम पंचायत, सो दैट इंडिया में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। फाइनेंस कमीशन ऑल्सो हैविंग द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का पावर इनके पास होता है। अगर कोई फाइनेंस को लेकर कोई इश्यूज आता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज वेल एज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे कैन हैंडल दो सिनारियो एज अ पावर ऑफ द कोर्ट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। एनके सिंह साहब 15 फाइनेंस कमीशन के हेड थे। अब देखते हैं नई फाइनेंस कमीशन आएगी तो उसके हेड कौन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हम लोग बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है कि रिसेंटली यहां पे प्रदीप कुमार जोशी साहब का अपॉइंटमेंट किया गया है। आर्टिकल 315 टू लेके आर्टिकल 323 यहां पे ये आर्टिकल्स होता है। 9 से 11 मेंबर्स यहां पे होते हैं और चेयरमैन रहेंगे। नाउ यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं ये सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो अगर प्रदीप कुमार जोशी साहब की बात करें, जिनका फोटो आप देख सकते हो, अब एक बार चेयरमैन बन गए तो वापस ही कैन नॉट बी द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी। बाकी मेंबर्स की बात करें तो बाकी मेंबर्स दे आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, इवन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इवन फॉर द यूपीएससी। प्रदीप कुमार जोशी साहब की बात करेंगे, यूपीएससी के मेंबर बनने से पहले ही वाज हैंडलिंग द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैंडल कर रहे थे। बाद में यूपीएससी के मेंबर बने और अभी यूपीएससी के चेयरमैन करके अपॉइंट किया गया है। यहां पे भी टेन्योर सेम है, 6 साल और एट द एज ऑफ अप टिल द एज ऑफ 65 उनका काम रहेगा। एवरीवन नोज व्हाट इज द पावर ऑफ यूपीएससी। दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज की एग्जाम्स ये लोग कंडक्ट करते हैं एंड दे आर हैविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट द फेयर एग्जामिनेशन एज वेल एज अपॉइंटमेंट एंड हैंडलिंग द सर्विस कंडीशंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द इंडिया। आगे बढ़ेंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। नाउ पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये एक साथ काम किया करते थे अंडर आर्टिकल 338, बट 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हमने शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन अलग कर दिया और शेड्यूल ट्राइब का नेशनल कमीशन हमने अलग कर दिया। यहां पे चेयरमैन रहेंगे, वाइस चेयरमैन है और यहां पे 3 और मेंबर्स होते हैं कि राम शंकर खतारिया राइट नाउ यहां पे हेड है इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। ये कौसी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो शेड्यूल कास्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, अगर वहां पे कोई केस बनती है, यहां पे कोई इश्यू आता है, तो दे हैव कौसी जुडिशियल मींस हाफ जुडिशियल पावर इनके पास है। प्लस देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट जो भी शेड्यूल कास्ट की कंडीशनिंग्स है, जो भी योजनाएं इंप्लीमेंट की जा रही है, उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, इनके ऊपर मॉनिटर करना, उनको रिपोर्टिंग करना और इसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग कैरी आउट करना, दैट इज देयर जॉब। कोसी जुडिशियल अथॉरिटी है, हाफ जुडिशियल पावर है, सो दे आर ऑल्सो हैविंग द सिविल कोर्ट पावर, जैसे फाइनेंस कमीशन के पास थे, हमने जिनके ऊपर बात की थी। नाउ शेड्यूल ट्राइब्स, वी हैव क्रिएटेड द शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, आर्टिकल 338A की बात करेंगे। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये अलग से बॉडी क्रिएट की गई थी। यहां भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, 3 और मेंबर्स है, पर यहां पे टेन्योर आपका 3 साल का रहेगा। 3 साल के टेन्योर के लिए आप काम करोगे और फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए यहां पे अलाउड होता है। इनकी भी पावर सेम है जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए थे, बस यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये सारे पावर शेड्यूल ट्राइब के एंगल में काम करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कंप्लीटली सेम। पहले दोनों अथॉरिटी एक साथ काम किया करती थी, हमने इनको स्पेशली डिवाइड किया है। Now we are having the another body, that is National Commission for the Backward Class, Article 338B। यहां पे भी सेम तरीके से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स, यहां पे भी 3 साल का टेन्योर रहेगा जैसे बाकी के 2 बॉडीज में थे। इनकी जिम्मेदारी भी सेम होती है कि जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेगा, वैसी अदर फॉर द बैकवर्ड क्लास है, दे विल ऑल्सो वर्क फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के जो कंडीशनिंग्स है, उनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, एज वेल एज दे आर ऑल्सो हैविंग द सिविल कोड्स पावर। नो यहां पे जो फिलहाल हेड है भगवान लाल सहानी, फिलहाल चेयरमैन है बैकवर्ड क्लास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के।
आगे बढ़ेंगे, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक बड़ी बेहतरीन अथॉरिटी है बिकॉज इंडिया में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नाम का भी कंसेप्ट होता है जहां पे लैंग्वेज के हिसाब से काफी माइनॉरिटीज क्रिएट होती है। नाउ 350B, आर्टिकल नंबर 350B इज क्रिएटेड फॉर दैट के यहां पे कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर है, केवल 3 ही लोग होते हैं, पर यहां का टेन्योर फिक्स नहीं है। यहां पे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक आप काम कर सकते हो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इच्छा होगी, जब तक गवर्नमेंट की इच्छा होगी। यस, यहां पे भी आपको वापस अपॉइंटमेंट किया जाएगा और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लेके अगर कोई इश्यू आता है, अगर कोई डिवीजन होता है या किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी या ये स्पेशल ऑफिसर है ये उनको हेल्प करेगा। लास्ट बॉडी के ऊपर आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 से 323 यहां भी है कि इनका टेन्योर, जैसे वहां पे 6 ईयर एंड 65 ईयर्स का टेन्योर था, यहां पे 6 ईयर एंड 62 ईयर्स का टेन्योर रहेगा। यहां पे थोड़ा सा एज ग्रुप अलग है कि नाउ इफ यू आर द हेड ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी स्टेट लीजिए, आपके नीचे कुछ हमने एग्जांपल्स डाले हुए, यूपीपीएससी देख सकते हो, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, एमपीएससी एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इफ यू आर द मेंबर ऑफ दिस कमीशन और यू आर द चेयरमैन, यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर और द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एनी अदर अथॉरिटी, यहां पे परमिशन होती है। इनका काम सेम है जैसे यूपीएससी करती है। स्टेट सेंट्रल के लिए यूपीएससी जिस तरीके एग्जाम्स कंडक्ट करेगी, उनके वर्किंग कंडीशन की तरफ ध्यान देगी, सेम वे स्टेट के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये लोग अपना काम हैंडल करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग रोज कोई ना कोई स्टैटिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में आपके लिए एक लेक्चर था जहां पे हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर बात किया, उनके अपॉइंटमेंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया कि बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नए स्टैटिक के सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।